और बड़ी खबर आ रही है, अजीत पवार की मौत के बाद उनकी पार्टी एनसीपी में अब खींचतान मची हुई है। सूत्रों के मुताबिक अजीत पवार गुट इस वक्त दो खेमों में बटा हुआ है। एक गुट महायुति के साथ बने रहने के पक्ष में है, जबकि दूसरा शरद पवार के साथ जाना चाहता है। प्लेन हादसे में देखिए, अजीत पवार की मौत से पहले फरवरी के दूसरे हफ्ते में दोनों गुटों के एक होने की अटकलें तेज थीं, खासकर पुणे और पिंपरी चिंचवड़ के नगर निगम चुनाव साथ लड़ने के बाद। लेकिन अजीत पवार के निधन के बाद सियासी गणित अब बदलता हुआ दिख रहा है और अंदर खाने ही अब एनसीपी दो गुटों में, दो धड़ों में बढ़ती हुई यहां पर नजर आ रही है, जिसमें एक गुट का यह कहना है कि वो महायुति के साथ जाएंगे, यानी कि जो मौजूदा सरकार है उसके साथ जाएंगे, और एक गुट का यह कहना है कि वो वापस अपने मूल स्वरूप में शरद पवार के साथ लौटते हुए नजर आएंगे, यानी कि अजीत पवार के चाचा शरद पवार के साथ जाने की बातें भी अब लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। अब देखिए किस तरीके से प्लेन हादसे में, प्लेन क्रैश में अजीत पवार की यहां पर मौत हुई थी और उसके बाद सवाल यही उठने लगे थे कि अब आखिर कमान कौन संभालेगा। अजीत पवार के दो बेटे भी यहां पर हैं, क्या वो उनकी कमान संभालेंगे? अजीत पवार के भतीजे भी काफी ज्यादा राजनीति में सक्रिय रहते हैं, इसको लेकर भी लगातार चर्चा थी। और हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ रहे। विवेक, अभी और क्या डिटेल्स मिल रही है, आगे क्या रूपरेखा एनसीपी तैयार करेगी? देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि अब जो खबरें सामने आ रही है उसमें अजीत पवार फैक्शन की तरफ से जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि वो जल्द ही एक जो चिट्ठी है वो महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस लिखने वाले हैं और उनसे मांग की जाएगी कि जो पोर्टफोलियो अजीत पवार के पास थे वो पोर्टफोलियो एनसीपी ही के जो विधायक है उनको और एनसीपी की पार्टी को मिलना चाहिए। आपको बताना चाहेंगे कि अजीत पवार के पास 3 जो है उनके परमानेंट पोर्टफोलियो थे, 2 उनके पास एडिशनल चार्जेस थे, जिसमें फाइनेंस, स्पोर्ट्स और प्लानिंग, ये 3 जो इम्पोर्टेंट है वो अजीत पवार के पास थे। अब अजीत पवार के निधन के बाद उनकी पार्टी पूरी कोशिश करेगी यही जो पोर्टफोलियो उनके साथ ही रहे, उनके पास ही रहे। तो यही जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि आज जो है वो एक चिट्ठी, उनकी पत्नी का नाम भी बार बार सामने आ रहा है कि अब वो शायद हो सकता है कि डिप्टी सीएम का जो पद है उनको यहाँ पर मिल जाए, और बारामती से वो चुनाव भी लड़ रहे हैं, उसको लेकर क्या डिटेल? शिवानी, देखिए ये जो खबरें अब सामने आ रही है उसमें अजीत पवार फैक्शन के कई विधायक और जो कार्यकर्ता उनकी मांग है कि जो पोजीशन अजीत पवार की महाराष्ट्र सरकार में थी डिप्टी सीएम की, वही पोजीशन उनकी पत्नी को अब देना चाहिए। आपको बताना चाहेंगे कि सुनेत्रा पवार फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं और उनकी पार्टी की मांग है कि जो डिप्टी सीएम का पद है वो सुनेत्रा पवार को मिलना चाहिए और जो विधायक का पद है वो शरद पवार के दोनों बेटे में से एक को मिलना चाहिए। यानी विवेक, कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से जितने पद यहाँ पर हैं वो कहीं ना कहीं एनसीपी के अंदर ही यहाँ पर रहे। बहुत शुक्रिया विवेक जानकारी के लिए। और वहीं अयोध्या में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में बीजेपी जिला अध्यक्ष संजीव सिंह और सच्चिदानंद पांडे आपस में भिड़ गए। दोनों नेताओं के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि एक दूसरे को धक्का तक देने लगे। ये पूरी घटना शांति भोज के दौरान हुई, जहां पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी की माताजी को श्रद्धांजलि देने उप मुख्यमंत्री पहुंचे थे। विवाद का वीडियो तेजी से अब वायरल हो रहा है। हंगामे के दौरान डिप्टी सीएम के सुरक्षा कर्मियों को दोनों नेताओं के बीच बचाव करने आना पड़ा। आप देखिए किस तरीके से दो नेता यहां पर आपस में भिड़ गए हैं। अयोध्या का ये पूरा मामला है। अयोध्या में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में ये सब कुछ वहां पर हुआ, जहां बीजेपी जिला अध्यक्ष संजीव सिंह हैं और सच्चिदानंद पांडे आपस में किस तरीके से भिड़ते हुए नजर आए। कोई कहासुनी इनके बीच में हुई, फिर धक्का मुक्की वहां पर शुरू होने लगी। शांति भंग जैसे होता हुआ यहाँ पर देखा गया। उसके बाद तुरंत आपको बता दें कि बीच बचाव करने के लिए सुरक्षाकर्मी जो डिप्टी सीएम की सुरक्षा में तैनात किए गए थे उनको तक यहाँ पर आना पड़ा और उसके बाद इस मामले को शांत कराया गया। और मध्य प्रदेश के सीनियर आईपीएस राजा बाबू सिंह की एक सलाह पर सियासी बवाल मच गया है। उनने मदरसों में कुरान के साथ गीता पाठ का सुझाव भी दिया था। अब इसे लेकर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि सभी शिक्षण संस्थानों और स्कूलों में भी गीता, कुरान और बाइबल पढ़ाई जानी चाहिए, सिर्फ मदरसों को टारगेट करना गलत है। उधर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि गीता समाज को दिशा देने वाला ग्रंथ है और इसे मदरसों में पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सभी फिर शिक्षण संस्थाओं में सारे धर्म को किताबें पढ़ाना चाहिए और कोई भी किताब पढ़ाने से किसी को गुरेज भी नहीं हो जाए, अच्छी बात है। फिर स्कूलों में भी मदरसों को टारगेट करते हैं। मैं कहता हूँ स्कूलों में भी कर देना कुरान, गीता, बाइबल, तो ये नफ़रत का बाजार ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हर मज़हब की जो धार्मिक ग्रंथ है वो इंसानियत, इंसाफ और सच्चाई की तरफ और नफ़रत को ख़त्म करके ले जाता है।
तो मैं चाहूँगा कि अगर वो यहाँ बढ़ना है तो बजाय यहाँ के यहाँ भी आगे बढ़ें तो ज़्यादा स्वागत योग्य होगा। आजकल तो तभी सभी लोग गंगा जमनी तहजीब में भरोसा रख रहे हैं। तो जो गंगा जमनी तहजीब पर भाषण देते हैं और हिंदुओं को कहते हैं कि तुम उग्र नहीं हो, कठोर नहीं हो, ये सबको मिलकर चलना है, हिंदू मुस्लिम एकता के भाव सब में पैदा करना है, तो गीता भी सबको पढ़ाओ। इससे हिंदू धर्म के बारे में नॉलेज भी आपको होगी और किस तरह गीता के उदाहरण व्यक्ति के जीवन में कल्याण करेंगे और किस तरह व्यक्ति मोक्ष को भी प्राप्त होगा और किस तरह व्यक्ति परम वैभव को भी प्राप्त होगा, ये गीता में दर्शाया गया है। इसलिए गीता सबको पढ़ना चाहिए। अब आपको सुनाते हैं कि मध्य प्रदेश के सीनियर आईपीएस राजा बाबू सिंह ने मदरसों के बच्चों के साथ बात करते हुए क्या कुछ कहा था। प्रभु, आज मैंने सीहोर जिले में एक मदरसा है, उसके जो छात्र हैं उनको संबोधित किया था और मैंने बोला कि आप कुरान के साथ साथ भागवत गीता भी पढ़ें, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता इन बच्चों के प्रति जागृत करें, पर्यावरण का संरक्षण सिखाएं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक और अखंड है। हमारा जो गौरवशाली इतिहास रहा है, हमारा जो इतना सशक्त और समृद्ध राष्ट्र है, उसकी गौरवशाली परंपराओं पे हम सभी को गर्व होना चाहिए। इनको कहिए कि वैज्ञानिक दृष्टि पैदा करें, सहिष्णु रहें और कुरान की तालीम लें, कुरान पढ़ें, लेकिन साथ में जो अनादिकाल से मानवता का पथ प्रदर्शन करती रही है, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ जरूर करें।